दोस्तों, अजब गजब के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग ढेर सारे पैसे कमाने का और फेमस होने का सपना देखते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग सिर्फ सपना देखते हैं और सपने को सच करने के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन जो लोग सपना सच करने के लिए कुछ करते हैं वह या तो अमिताभ बच्चन बन जाते हैं या फिर नटवरलाल। नटवरलाल के किस्से इस तरह मशहूर हुए कि जब भी कोई जालसाज पकड़ा जाता है तो लोग उसको नटवरलाल के नाम से ही पुकारते हैं। हिंदुस्तान में जब भी जितनी बार ठगी और धोखाधड़ी का इतिहास लिखा जाएगा तो नटवरलाल का नाम पहले पन्ने पर लिखा होगा। हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले इस शख्स को जालसाज का बादशाह यानी किंग ऑफ कौन कहा जाता है। अभी भी कई पुलिस स्टेशन में नटवरलाल की जुर्म की फाइलें खुली हुई है। दोस्तों, शायद आपने मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन ने नटवरलाल की भूमिका निभाई थी, और आपने शायद इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल फिल्म भी देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नटवरलाल कौन था, नटवरलाल दिखता कैसा था? तो दोस्तों, आइए नटवरलाल की इस बड़ी कहानी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों, नटवरलाल का जन्म 1912 को एक बगरा गांव में हुआ था। दोस्तों, यूं तो नटवरलाल के कई नाम हैं, लेकिन उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवरलाल के पिता रेलवे स्टेशन मास्टर थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी नटवरलाल के गांव बगरा के लोग इस बात को अपना गौरव मानते हैं कि नटवरलाल जैसी हस्ती का जन्म उनके गाँव में हुआ था। नटवरलाल के गाँव बगरा का घर आज एक खंडर में बदल चुका है। कहा जाता है कि नटवरलाल के घर को ब्रिटिश सरकार ने गिरा दिया था, लेकिन अभी भी वह घर नटवरलाल के परिवार की ही संपत्ति है। दोस्तों, नटवरलाल पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था। उसके क्लासमेट बताते हैं कि नटवरलाल का मन पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल और शतरंज में लगता था। नटवरलाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बगला गांव में ही की, लेकिन जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके घर वालों ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। उस समय नटवरलाल करीब 15 साल का था। दोस्तों, पटना से ही शुरू होती है नटवरलाल की ठगी और धोखाधड़ी की शुरुआत। और नटवरलाल ने इसकी शुरुआत की थी अपने पड़ोसी को ठग कर। नटवरलाल के पड़ोसी सहाय ने नटवरलाल को अपने बैंक में ड्राफ्ट डिपॉजिट करने के लिए भेजा। बस नटवरलाल का शातिर दिमाग सक्रिय हो गया और उसने सहाय की सिग्नेचर की नकल की और उसको एक अलग पेपर पर लिख कर रख दिया। इसके बाद नटवरलाल सहाय के बैंक अकाउंट से धीरे धीरे पैसे निकालने लगा। बाद में जब सहाय को पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से 1000 रुपये निकल चुके हैं, तो इससे पहले कि उसको पता चलता इसके पीछे नटवरलाल का हाथ है, नटवरलाल पटना से भागकर कोलकाता चला गया। कोलकाता में नटवरलाल अपने एक रिश्तेदार के घर पर पहुंचा। वहां पर उसके रिश्तेदार ने नटवरलाल का एडमिशन बलरामदेव हाई स्कूल में करवा दिया। नटवरलाल ने अपने आगे की पढ़ाई कोलकाता में ही की। वहीं पर उसने पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की और फिर उसके बाद एलएलबी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ नटवरलाल ने स्टॉक मार्केट में ब्रोकर की तरह भी काम किया और खुद का कपड़ों का बिजनेस भी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। एलएलबी की डिग्री हासिल करते समय नटवरलाल का शातिर दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुका था। उसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कुछ फर्जी डिग्रियां बनवाई और उन डिग्रियों का इस्तेमाल करके वह कोलकाता के एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। स्कूल का प्रिंसिपल बनना नटवरलाल का मकसद नहीं था। उसका तो मकसद लोगों को ठगना था और उसने अपने ठगी का जाल चारों तरफ बिछा कर रखा था। ऐसा नहीं कि उसने स्कूल को छोड़ दिया। उसने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में जाना कि कौन सा विद्यार्थी कितना अमीर है, और यह जानकारी हासिल करने के बाद उसने अपने स्कूल के 2 विद्यार्थियों के घर वालों से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। और उसके पीछे उसने उन विद्यार्थियों के घर वालों से यह बोला कि वह अपने स्कूल को और अच्छा बनाना चाहता है और इसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। दोस्तों, अब तक नटवरलाल की जुर्म की डायरी तो खुल चुकी थी। उसके जुर्म बढ़ते जा रहे थे और उसके साथ ही उसका अरेस्ट होना और आसानी से फरार हो जाना भी बढ़ता जा रहा था। माँ बाप और उसके रिश्तेदारों ने उसको पढ़ा लिखा वकील बनाना चाहा था, लेकिन नटवरलाल को तो कुछ और ही बनना था। दोस्तों, आपने रॉबिन हुड की कहानी तो पढ़ी होगी, जो अमीरों से पैसे लूटकर उसको गरीबों में बांट दिया करता था। नटवरलाल ने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने का प्रयत्न किया। वह लगातार भगवान से बात करता और भगवान के आदेश पर ही वह कोई मिशन पूरा करता। दोस्तों, नटवरलाल को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था और इंग्लिश में उसकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। नटवरलाल के बारे में एक बार
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी एसके सक्सेना ने कहा था कि ऐसा लगता है कि नटवरलाल राष्ट्रीय एकता के किसी मिशन पर है, इसलिए वह हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है और इसलिए उसको पकड़ने के लिए सभी स्टेट एक साथ मिलकर काम करते हैं। नटवरलाल ने डिग्री तो हासिल की निर्दोषों को बचाने के लिए, लेकिन उसने खुद ही कानून को तोड़ मरोड़ के रख दिया। नटवरलाल को चार्ल्स शोभराज से भी बड़ा जालसाज माना जाता है, लेकिन नटवरलाल ने कभी भी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्राइम को एक आर्ट की तरह किया। वह हमेशा नाटकीय ढंग से ठगी करता और नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता और नाटकीय ढंग से ही वह जेल से फरार हो जाता था। नटवरलाल के 3 पसंदीदा शिकार होते थे। सबसे पहला रेलवे, दूसरे स्थान पर सोने चांदी के व्यापारी और तीसरे पर घड़ी के व्यापारी। नटवरलाल का यह दावा था कि उसने ना तो किसी हथियार का इस्तेमाल किया और ना ही किसी से कुछ लूटा या छीना। उसकी ठगी की यह स्टाइल थी कि लोग उसके जाल में इस कदर फंस जाते थे कि उसको वह अपना सब कुछ दे देते थे। उनको इस बात का पता भी नहीं चलता था कि वे ठगे जा चुके हैं। कानून की नज़र में भले ही नटवरलाल को जुर्म का नाम दिया गया, लेकिन नटवरलाल अपने इस जुर्म को समाज सेवा मानता था। नटवरलाल को खुद पर और अपनी ठगी पर इतना भरोसा था कि उसने यह भी कहा कि अगर भारत की सरकार उसको मौका दे तो वह भारत के ऊपर से विदेशी कर्ज भी उतार सकता है। नटवरलाल की एक खास बात थी कि उसके बहुरूपियों का बादशाह भी कहा जाता है। वह भेष बदलने में माहिर था, इसलिए जैसे जालसाजी वैसा रूप, ताकि किसी को शक न हो। उसके जुर्म के सफर में नटवरलाल ने लगभग 50 रूप बदले। रूप बदलने के साथ नटवरलाल ने अपने नाम को भी बदला। मिथिलेश कुमार अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार, सीताराम आदि, अंबिका पांडे, शंकरलाल, बीएन मयूर, ये सब नटवरलाल के ही नाम थे। दोस्तों, नटवरलाल ने रेलवे की भी काफी ठगी की। उसके पिता स्टेशन मास्टर थे और इसलिए नटवरलाल को रेलवे के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। इसके साथ ही नटवरलाल ने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री भी हासिल की थी और उसने एक स्टॉक ब्रोकर की तरह काम भी किया था, जिसके कारण उसको बैंकिंग रूल्स की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। रेलवे के साथ सबसे पहले ठगी नटवरलाल ने 1937 में की थी, जब उसने रेलवे की गोडाउन में रखे 9 टन लोहे के चादरों को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन नटवरलाल इसमें रुका नहीं। उसने जेल से रिहा होकर नागपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रेलवे को ठगा। साल 1950 में नटवरलाल ने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर अच्छी दोस्ती कर ली। नटवरलाल एक बोरा दाल या चावल को रेलवे से कोलकाता भेजता था और वो रेलवे रिसीट पर एक बोरे को 100 या उससे ज़्यादा बोरे में चेंज कर देता था और इस तरह वो पंजाब नेशनल बैंक से एडवांस ले लिया करता था। लेकिन जब यह पैसा 6.5 लाख रुपए हो गया तो अचानक ही वो अकाउंट बंद कर दिया और वहां से गायब हो गया। साल 1986 को नटवरलाल दिल्ली में था और इस बार उसके निशाने पर थे दिल्ली के अमीर जौहरी। पहला शिकार उसने चुना राजा ज्वेलर्स को। नटवरलाल राजा ज्वेलर्स की शॉप में गया और उसने बताया कि वह वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पीए है। नटवरलाल ने जौहरी को बताया कि मंत्री जी अपने लड़के की शादी के मौके पर कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं और इस काम के लिए उन्होंने मुझे बोला है। नटवरलाल ने ज्वेलर को देखा और उसमें से कुछ खास महंगी ज्वेलरी को उसमें से निकाल लिया और जौहरी को बोला कि वो इसको पैक कर दे। इसने जौहरी को यह कहा कि इसका पेमेंट ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा। यही नहीं, उसने जौहरी को बोला कि वह अपने साथ इस ज्वेलरी को ले जाता है, आप अपने 2 आदमियों को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मैं उनको ड्राफ्ट दे सकूँ। जौहरी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसने अपने 2 आदमियों को नटवरलाल के साथ भेज दिया। नटवरलाल ने नॉर्थ ब्लॉक पर पहुंचकर मंत्री जी के घर में एंट्री भी की थी और बाहर आकर उसने एक ड्राफ्ट जौहरी के दोनों आदमियों को दे दिया। लेकिन बाद में जब उस जौहरी ने 82,000 का वो ड्राफ्ट बैंक में डाला तो उसको पता चला कि यह ड्राफ्ट फर्जी था। नटवरलाल जौहरियों को ठगने में माहिर था। उसने कई शहरों में उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नटवरलाल का नाम नटवरलाल क्यों है? दोस्तों, ये बात साल 1940 की है, जब नटवरलाल टेक्सटाइल गुड्स की ठगी में अपना हाथ आजमा रहा था। उसी समय उसका नाम नटवरलाल पड़ा। मुंबई में टेक्सटाइल कमिश्नर का परचेज ऑफिसर बनके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से मिला और नटवरलाल के साथ उसके साथ एक साथी भी हुआ करता था जिसका नाम भी नटवरलाल था। वो दोनों मिलकर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से कॉटन ले लेते थे और उनको कहते थे कि वो इनसे टेक्सटाइल बनाएंगे जिसकी वो आजमगढ़ स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। जब डीलर आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर उन्होंने कोई सामान नहीं देखा। इस दौरान नटवरलाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसका दूसरा साथी जिसका असली नाम नटवरलाल था वह पुलिस के हाथ में ही नहीं आया। लेकिन पुलिस को लगा उन्होंने जिसको गिरफ्तार किया उसी का नाम नटवरलाल है और तभी से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का नाम नटवरलाल पड़ गया। दोस्तों, ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को देखकर आप यही कहेंगे कि ये इमारत बेशकीमती है और आपको ये जानकर हैरत होगा कि नटवरलाल वो जालसाज था जिसने खड़े खड़े ताजमहल को 3 बार बेच दिया। नटवरलाल ताजमहल के आसपास एक गवर्नमेंट ऑफिसर की ड्रेस में घूमता था। उसकी शातिर नज़र हमेशा उन विदेशियों पर रहती थी जो देखने में अमीर लगते हैं। नटवरलाल उन विदेशियों से बात करता था, उनकी बातों बातों में ये बताता
था कि भारत सरकार ताजमहल को बेचना चाहती है। अगर उसका सही कीमत देने वाला मिले तो नटवरलाल के जासे में 3 विदेशी आ गए और उसको नटवरलाल ने भारी रकम लेकर उनको ताजमहल बेच दिया। जिस तरीके से नटवरलाल ने ताजमहल को 3 बार बेचा, उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसने रेड फोर्ट को 2 बार विदेशियों के हाथ बेच दिया। यही नहीं, अपने आजमाए हुए तरीकों को फिर से इस्तेमाल किया नटवरलाल ने, और उसने राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस को भोले भाले विदेशियों को बेच दिया। पार्लियामेंट हाउस को उसने 545 मेंबर्स के साथ ही बेच दिया था। नटवरलाल ने एक ही तरीके का हर बार इस्तेमाल किया कि गवर्नमेंट ऑफिसर का होलिया बनाकर विदेशी लोगों से मिलता था। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस को बेचने के लिए नटवरलाल ने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर का भी नकल किया था। नटवरलाल ने यही हथकंडा घड़ी के व्यापारियों के साथ भी किया। एक बार वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर वॉच डीलर से न्यू दिल्ली में मिला। उसने उस वॉच डीलर को बताया कि कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें मिस्टर तिवारी लोगों को घड़ी गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। वॉच डीलर को यह बात पता कर नटवरलाल उस दिन वापस चला गया। दूसरे दिन भी वह एक लंबी कार में वापस आया और उसने वॉच डीलर को 93 वॉच पैक करने के लिए कहा। उसको बोला कि वह अपने कर्मचारियों को मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेजिए, जहां पर मैं उसको बैंक ड्राफ्ट दे दूंगा। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर उसने वॉच डीलर के कर्मचारियों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और नटवरलाल अंदर चला गया। कुछ समय के बाद वह बिल्कुल असली लगने वाले ड्राफ्ट को लेकर आया। नटवर ने उस ड्राफ्ट को वॉच डीलर के कर्मचारियों को दिया और उससे वॉचेज ले ली। दोस्तों, होना क्या था, उस वॉच डीलर के साथ भी वही हुआ जो नटवरलाल ने दूसरों के साथ भी किया था। 2 दिन बाद उस वॉच डीलर को यह पता चला कि वो ड्राफ्ट तो नकली था। अपने इस तरीके को थोड़ा थोड़ा बदलते हुए नटवरलाल इसको अलग अलग शहरों में इस्तेमाल करने लगा। वाराणसी के एक वॉच डीलर को अंबिका पांडे बनकर मिला और फिर उसने 25,000 की वॉचेज उससे खरीद ली और बदले में उसको एक नकली ड्राफ्ट दिया। दोस्तों, नटवरलाल ने कई शहरों में वॉच डीलर के साथ ठगी की, लेकिन एक बार जब वह गोरखपुर में एक वॉच डीलर के साथ यह कहानी दोहरा रहा था तो उस वॉच डीलर को थोड़ा शक हुआ। उसने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, नटवरलाल ने खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक जरूरतमंद आदमी बताकर टाटा बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को भी लूट लिया था। दोस्तों, 1956 तक नटवरलाल पूरे देश में पूरी तरह फेमस हो चुका था। ज्वेलर्स को लूटना हो या बैंकर्स को लूटना हो या बिजनेसमैन को लूटना हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां नटवरलाल ने कदम न रखा हो। किसी भी जालसाजी को करने से पहले नटवरलाल हर एक बारीकी पे नजर डालता था और वैसी कोई छोटी से छोटी चीज छोड़ना नहीं चाहता था जिसको उसका प्लान फेल हो जाए। अगर वह फर्जी दस्तावेजों की बात करे तो भी नटवरलाल ने अपना काम काफी ज्यादा सफाई से किया था। लोगों को ठगने के लिए पूरी तरह से तैयारी करता था, चाहे उसके लिए उसको एक अच्छा घर भी किराए पर क्यों ना लेना पड़े। अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे दिखाना हो जिससे उसके शिकार को उस पर पूरा भरोसा हो जाए, ऐसी सारी चीजें नटवरलाल का प्लान का हिस्सा होती थी। नटवरलाल कई दशकों तक भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना था। एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान के 10 राज्यों की पुलिस को नटवरलाल की तलाश थी और उन राज्यों ने नटवरलाल पर इनाम भी घोषित किया था। उसके नाम पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उससे अधिक तो सामने ही नहीं आए। वो कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरीके से जेल से फरार हो जाता था। कभी अपनी वकालत की वजह से तो कभी अपनी शातिर दिमाग की वजह से पुलिस को नटवरलाल को गिरफ्तार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नटवरलाल अपना नाम बदल बदल कर ठगी करता था। नटवरलाल ने एक बार अपने घर का जो एड्रेस बताया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था और वह इस तरह नटवरलाल ने गलत एड्रेस बताकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर पर छापा भी पड़वा दिया था। आइए दोस्तों, बात करते हैं नटवरलाल की मौत के रहस्य के बारे में। दोस्तों, कोई भी इंसान या तो जिंदा रहता है या तो मर जाता है, लेकिन नटवरलाल ऐसा शख्स था जो मरा भी 2 बार। नटवरलाल की मौत कैसे हुई आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नटवरलाल की मौत का पक्का सबूत ना होने के कारण पुलिस उसकी जुर्म की फाइलों को जल्दी बंद ना कर सकी। 2009 में नटवरलाल के वकील ने अदालत से अपील की थी कि नटवरलाल के ऊपर लगाए गए 100 से ज्यादा मुकदमों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि नटवरलाल की मौत 25 जुलाई 2009 को हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ नटवरलाल के भाई गंगा प्रसाद का कहना है कि नटवरलाल की मौत तो 1996 में ही हो गई थी। गंगा प्रसाद ने बताया कि जब नटवरलाल 24 जून 1996 को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से फरार होने के बाद रांची में अपनी बहन के घर पर पहुंचा था, तो वहां पर एक दिन घूमते हुए वो फिसल गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद रांची में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन फिर क्यों नटवरलाल के वकील ने उसकी मौत की अनाउंसमेंट 13 साल बाद की? आखिर कैसे वह मर गया, वह मरकर भी जिंदा हुआ? यह सवाल अभी तक जिंदा है। इतने बड़े अपराधी के होने के बावजूद नटवरलाल के फैंस की कमी नहीं है। नटवरलाल के गांव के लोगों का मानना है कि उसने कभी किसी गरीब को तंग नहीं किया, बल्कि उसके अमीरों को लूटा और गरीबों की मदद की। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि नटवरलाल की ये लंबी कहानी आपको पसंद आई होगी। अजब गजब के ये वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।